तृतीया, जी हाँ, एक ऐसा पवित्र मौका जिसके बारे में मान्यता है कि इस दिन का निवेश हमेशा फलदायक होता है। सोना एक ऐसा एसेट क्लास है जो हमेशा से निवेशकों के रडार पर रहा है। पिछला 1 साल इस बात का गवाह है कि सरकारी सख्ती भी निवेशकों के भरोसे को बदलने में पीछे छूट गई। रिटर्न कम मिला, हालात बदले, लेकिन सोने के प्रति चाहत जस की तस है। लेकिन बदले माहौल में क्या अभी भी सोने में पैसा लगाना समझदारी है? यही समझेंगे अपने इस खास पेशकश में आज। सोने और चांदी में निवेश से जुड़ा अगर आपके पास भी है कोई सवाल तो हमें फोन करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपके सवालों के जवाब। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं निर्मल बंग कमोडिटीज के रिसर्च हेड कुणाल शाह और वाइस एंड वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत सिद्दीकी। आपसे होगा जानना चाहेंगे आपसे कि हमने देखा यहां पर 2008 से 2011-12 तक जिन कारणों से सोने में तेजी आई थी, मेरा मतलब यहां पर क्लियरली अमेरिका में QE से है, अब वही खत्म होने जा रहा है। हालांकि पिछले 1 साल से सोना एक लेवल के नीचे नहीं गया है। क्या माने अब ये बॉटम आउट हो गया है? जी नहीं, अभी भी हमें लग रहा है ये बॉटम आउट नहीं हुआ है और अभी भी डाउनसाइड रिस्क गोल्ड में ज्यादा है। जैसे आपने क्वाइट राइटली पॉइंट आउट किया, यूएस में QE टेपर होना चालू हो गया है और इसके कारण हमने पिछले साल गोल्ड में एक हैवी करेक्शन देखा था। पर गोल्ड में जो पिछले 4 से 5 साल में जो मेजर बुल ट्रेंड हमने देखा था, उसके पीछे जो मेन रीजन था दैट वाज इन्वेस्टमेंट डिमांड। गोल्ड की इन्वेस्टमेंट डिमांड लगातार 4 सालों में बढ़ती जा रही थी। एवरी ईयर 15 से 20% हम ग्रोथ देख रहे थे। गोल्ड ETFs बाय कर रहे थे। सेंट्रल बैंक्स जो जनरली ट्रेडिशनल रहते हैं वो सेलर्स, वो बायर्स थे कंटिन्यूअस। और सडनली 1-1.5 साल में हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड जो गोल्ड का मेजर ड्राइवर था दैट इज एब्सेंट। ETF सेलिंग कंटिन्यूअस चालू है। 1200 टन का गोल्ड ETFs का होल्डिंग कम होके 800 टन हो गया है और इनफैक्ट इवन बिलो 800 टन चल रहा है। और सेंट्रल बैंक की जो बाइंग चल रही थी वो भी मॉडरेट हो गई है। गोल्ड के जो भी नॉन ट्रेडिशनल फैक्टर्स थे वो सभी इंडिकेट कर रहे हैं कि गोल्ड में आगे जाके कोई मेजर स्पाइक या कोई मेजर तेजी का रुख नहीं आ सकता है। पर एट द सेम टाइम जो लव ट्रेड है गोल्ड के ऊपर, जो इंडियंस को एक लगाव है, जैसे गोल्ड ने इवन इफ एट द टाइम व्हेन गोल्ड ने रिटर्न नहीं दिया तभी भी इंडियंस गोल्ड बाय करते थे और पिछले 12 साल में रिटर्न बहुत ही अच्छा दिया, इसलिए गोल्ड ज्यादा बाय कर रहे हैं। वो लव ट्रेड चालू है, पर जितना भी जो फेयर ट्रेड था वो गोल्ड में खत्म हो चुका है। हमें लग रहा है कि अभी भी गोल्ड में ये जो मंदी का दौर है वो चालू ही रहेगा। मंदी का दौर यहाँ पे जारी रह सकता है। बात करते हैं हेमंत सिद्दीकी से। हेमंत जी, जैसे कि यहाँ पे कुणाल ने भी कहा कि इन्वेस्टमेंट डिमांड में हमने कमी देखी है, लेकिन जो लव ट्रेड है वो अभी भी सोने के प्रति चल ही रहा है लोगों के मन में। साल 2012 के बाद हमने देखा सोने की चाल सुस्त हो गई है। लेकिन अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं या फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करूं तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सोने की डिमांड में कमी आई है, आपको लगता है कि एक बेहतरीन एसेट क्लास फिर भी सोना है अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए? देखिए कविता, इसमें कोई शक नहीं है कि जहां तक गोल्ड एंड एसेट क्लास का सवाल है, मुझे लगता है हर पोर्टफोलियो में उसकी जगह है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जिसको जो क्वांटम है वो कितना रखें और किस कारण से और किस तरीके से आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए, जैसे हम बात करते हैं अगर एसेट एलोकेशन की, ये बात सही है कि अगर हम पिछले 1 या 2 साल में देखें तो गोल्ड का रिटर्न उतना अच्छा नहीं है। उससे पहले 6-7 साल तक रिटर्न काफी अच्छा था। लॉन्गर टर्म में देखें तो भी इसको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज माना गया है और मुझे लगता है आगे जाने वाले समय में भी, स्पेशली अगर आप थोड़े लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें तो वो अभी भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अभी है उसके अंदर। जब हम एलोकेशन करते हैं गोल्ड में, देखिए डिफरेंट रीजंस के लिए हम कर सकते हैं यहाँ पे। एक तो ये है कि जैसे हम कभी बात करते हैं कि 5 या 10% आपका पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अगले 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है जैसे हमने बात की और शायद ऐसा होगा भी कि अगले 1 साल में गोल्ड में और गिरावट देखने को मिले। तो मुझे लगता है अगर कोई निवेशक गोल्ड में इसलिए इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि एलोकेशन किया उन्होंने 5 या 10% का, और अगर आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए गोल्ड में हमने देखा है काफी वॉलेटिलिटी रहती है। उससे अगर आपको बचना है, उससे अगर आपको एवरेजिंग करना है, जहां पे आपको टाइमिंग नहीं करना है लेकिन एक डिसिप्लिन तरीके से करना है, तो जो सिस्टमैटिकली जो SIP के द्वारा अगर जो गोल्ड फंड वगैरह में जो अगर इन्वेस्ट करें तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि आपका जो एलोकेशन है वो आपके हिसाब से हो, बहुत ज्यादा एलोकेशन ना हो। अगर आप उस चीज का ध्यान
रखते हैं। और जैसे एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे, कभी कभी गोल्ड में इन्वेस्टर्स इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि उनको मान लीजिए बच्चों की शादी के लिए गोल्ड चाहिए आज से 10 या 15 साल के बाद। अब अगर आपका पर्पस गोल्ड को एक्यूमुलेट करने का है तो फिर आप आज का प्राइस नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जितना गोल्ड प्राइस नीचे जाएगा आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते जाएंगे, एवरेजिंग करेंगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपको उसका फायदा होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर लंबी अवधि का आपका नजरिया है तो अपने पोर्टफोलियो में लगभग 10 से 12% आप गोल्ड रख सकते हैं। लेकिन कुणाल, यहाँ पे विकल्प के बारे में थोड़ा और विस्तार से समझना चाहूंगी आपसे। बेहतरीन ऑप्शन क्या है यहाँ पर अगर हम निवेश की बात करें, वायदा ETF या हाजिर बाजार? वेल डिपेंड्स। आपको अगर लॉन्ग टर्म यूज के लिए चाहिए गोल्ड, इन सच केस एक्चुअल यूज के लिए डेफिनेटली फिजिकल रखना होगा, पर उसके फिजिकल गोल्ड रखने के भी मेरिट्स डिमेरिट्स है। डीमेरिट्स में मेजोरिटी आप अगर घर पे गोल्ड रखते हैं तो हमेशा एक डर रहता है कि कल उठ के कुछ भी चोरी हो जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। बट द इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जैसे ETFs है, दैट आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड ऑप्शंस फॉर द इन्वेस्टर। आप गोल्ड के यूनिट बाय कर सकते हो इन द पेपर फॉर्म, और जब भी आपको उसमें से सेलिंग करना है, वो यूनिट्स को बेचना है, तब आप फ्रीली बेच के निकल सकते हो। सो डिपेंड अपॉन व्हाट यू रिक्वायर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इन्वेस्टर है देन आई थिंक ETFs गिव्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू टू इन्वेस्ट इन अ हैसल फ्री वे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और ETFs आई थिंक इज मच बेटर वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। यहाँ पे ETFs आप कह रहे हैं कि बेहतरीन विकल्प है। हेमंत जी, यहाँ पर गोल्ड फंड्स को लेकर आपका क्या व्यू बनता है? अगर कोई अपने पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के लिए सोना चाहता है तो गोल्ड फंड में निवेश किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, जैसे गोल्ड ETF की हमने बात की, यहाँ पे गोल्ड ETF खरीदने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो इक्विटी मार्केट में आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, उसके लिए अगर स्पेसिफिकली अगर आप अपना डीमैट अकाउंट खोलेंगे तो जो उनके चार्जेस हैं और जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, आपके मेंटेनेंस चार्जेस है, वो सब मिला के, और आप बहुत बड़े इन्वेस्टर नहीं है, मान लीजिए 40 या 50 हजार रुपये आपको साल में इन्वेस्ट करना, तो मुझे लगता है कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और क्योंकि आप फेमिलियर नहीं है तो आप शायद ETF नहीं खरीद पाएंगे। तो वो सारे निवेशक, छोटे निवेशक जो गोल्ड एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, उनके लिए गोल्ड सेविंग फंड जो है बहुत अच्छे ऑप्शन है। ये बेसिकली ये फंड जो है ये फंड ऑफ फंड है, यानी अगर एक म्यूचुअल फंड के आप गोल्ड फंड में डालते हैं तो वो उसी म्यूचुअल फंड के ETF में इन्वेस्ट किया जाता है। तो आपको जो ETF में जो डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, किसी ब्रोकर के साथ आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है, वो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं, क्योंकि फंड ऑफ फंड है, वहां पे एक सेबी ने कैप लगा के रखी हुई है। सबसे बड़ा फायदा एक और यहाँ पे यह है कि स्पेशली जब आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ETF में वो करना शायद मुश्किल है। यहाँ पे जैसे आप नॉर्मल SIP किसी इक्विटी फंड या किसी डेट फंड में करते हैं, वो अगर आप SIP यहाँ पे कर लें तो आप हर महीने, जैसा मैंने पहले कहा, लॉन्ग टर्म में 10-15 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एवरेजिंग भी होगी, कहीं आप टाइमिंग नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है गोल्ड सेविंग फंड जो है डेफिनेटली उन इन्वेस्टर्स के लिए, जैसा मैंने कहा, जो फेमिलियर नहीं है किस तरह से डीमैट अकाउंट ऑपरेट करना है या नहीं है उनके पास डीमैट अकाउंट, तो ये काफी अच्छी ऑप्शन है उनके लिए। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई है और सोने में निवेश के विकल्पों पर, लेकिन कुणाल, आपके साथ मैं फोकस करना चाहूंगी गोल्ड पॉलिसीज पर। हम देख रहे हैं कि देश में गोल्ड पॉलिसी को लेकर काफी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव होने पर प्रीमियम पर भी असर पड़ेगा, जैसे हम देखेंगे कोई नई सरकार आएगी और नए कदम अगर लिए गए तो। लेकिन इस लिहाज से क्या NCDX गोल्ड हेज वायदा को प्रेफर करना ठीक रहेगा? Yeah, for traders, NCDX Gold Hedge Contract is the best instrument available on the electronic platform. इसका बहुत सिंपल रीजन है। अगर आप दूसरे कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेड होते हैं उसमें देखेंगे, जस्ट बिकॉज गोल्ड के प्रीमियम में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होने लगे बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर रिटेलर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। क्योंकि अगर आप देखेंगे बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड $15 नीचे आ जाता है और इंडियन मार्केट में गोल्ड नीचे आने की जगह ऊपर जाने लगता है, बिकॉज फिजिकल मार्केट में प्रीमियम बढ़ गया होता है। सो दूसरे जो कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है, लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स भी है, उसमें प्रॉब्लम यही है कि बिकॉज ऑफ दिस वाइल्ड फ्लक्चुएशन इन प्रीमियम इन गोल्ड बिकॉज ऑफ ऑन गोइंग पॉलिसी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। NCDX हेज गोल्ड इज एक्सीलेंट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टर्स जिनको ये प्रीमियम और डिस्काउंट में ज्यादा सोचना नहीं है। सो अगर इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की $10 की मूवमेंट होती है तो कॉन्सिक्वेंटली NCDX गोल्ड हेज में भी ऐसी ही मूवमेंट होगी।
सो दिस इज वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर द ट्रेडर्स, और इसमें आपको प्रीमियम और डिस्काउंट के चलते हुए कोई मेजर लॉस नहीं हो सकता है। कोई मेजर लॉस होने की गुंजाइश नहीं है यहाँ पर एनसीडीएक्स गोल्ड हेज में। लेकिन हेमंत, यहाँ पे हम फोकस करते हैं गोल्ड ईटीएफ्स पे। यही स्थिति गोल्ड ईटीएफ में भी हम देख रहे हैं। इसमें भी ड्यूटी के साथ प्रीमियम का असर साफ दिखाई दे रहा है। फिर भला ईटीएफ्स के जरिए सोने में पैसा क्यों लगाया जाए, क्योंकि प्रीमियम की वजह से ईटीएफ्स की प्राइसिंग को भी लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है कविता, उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली हो सकता है, बट जैसा मैंने कहा डिपेंड करता है आप किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, कितना समय के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो शायद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है इवन आउट हो जाए। तो आई थिंक वो डिपेंड करता है क्लियरली। आई मीन अगर आप आम निवेशक हैं, ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगले 5-10 साल तक इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसका इम्पैक्ट जो है लॉन्गर टर्म में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा वहां पे। आउटलुक की बात करते हैं हम यहाँ पे। कुणाल, कैसा आउटलुक आपको लगता है सोने चांदी दोनों में ही, क्योंकि पिछले साल जो लो बना था, क्या वो हम फिर से दोबारा आते हुए देखेंगे? यस, गोल्ड और सिल्वर में ज्यादा बेरिश आउटलुक हमारा गोल्ड के ऊपर है। सिल्वर में बहुत ज्यादा बेरिश ये लेवल से नहीं लग रहा है। और गोल्ड में अगर आप देखेंगे पिछले साल भी हमने एक लो बनने के बाद चाइनीज स्लो डाउन और रॉबस्ट चाइनीज डिमांड के कारण एक अच्छी स्पाइक देखी, जिसमें हमने 1375 1380 तक के स्तर देखे। बट आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे इवन चाइनीज डिमांड स्टार्टेड टू कूल ऑफ। चाइनीज इम्पोर्ट्स फ्रॉम द चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, और अगर आप देखेंगे चाइना के इम्पोर्ट्स पिछले 2 महीने से धीरे धीरे सॉफ्ट होना चालू हो गए हैं। सेकेंड रीजन है कि सेंट्रल बैंक बाइंग जो हम एग्रेसिव देख रहे थे, हमें नहीं लग रहा है कि ये साल पूरे साल के दौरान मोर देन 320 और मोर देन 330 टन ऑफ गोल्ड सेंट्रल बैंक बाई करेगी, विच इन 2012 मेड अ पीक ऑफ मोर देन 500 टन। तो सेंट्रल बैंक बाइंग भी नहीं है। ईटीएफ्स में जो लगातार बाइंग आ रही थी वो सेलिंग आ रही है। सो हर साल हम देखते थे एवरेज 300 टन 350 टन की ईटीएफ की बाइंग आती थी, अभी वो सेलिंग है। ये साल रफली 100-120 टन की सेलिंग है। So even that factor is pointing towards a bearish scenario. And third and most important factor is US में जो इकोनॉमिक रिकवरी डे बाय डे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ले रही है, इसके कारण जो वेस्टर्न इन्वेस्टर्स है वो रिस्की असेट में से उनका रिस्क जो सेफ असेट्स है उसमें से उनका अलोकेशन कम करके रिस्की असेट में उसका एलोकेशन बढ़ा रहे हैं। सो दिस इज वन मोर ट्रिगर दैट गोल्ड में आगे जाके अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड नहीं आ रही है तो प्राइसेस कैसे ऊपर जाएंगे, क्योंकि मोर ओवर आप देखेंगे जो रिटेल डिमांड है, फैब्रिकेशन डिमांड है, दैट इज कांस्टेंट। उसमें आप मैक्सिमम 5, 8, 10% की प्लस और माइनस देखते हैं, बट द इन्वेस्टमेंट डिमांड विल रिमेन स्लगिश। सो गोल्ड बॉटम हमें लग रहा है ये साल के एंड तक आपको $1100 के स्तर देखने मिल सकते हैं। अगर इंडियन प्राइस पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे 25,600 और 26,000 तक के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। एनसीडीएक्स हेज गोल्ड जो ट्रेड हो रहा है वो आपको एज लो एज 22,500 तक ट्रेड करते हुए देखने मिल सकता है। सो बेरिश आउटलुक। और सिल्वर हमें $17.5 सीएमई पे लग रहा है, उसके नीचे हमें नहीं लग रहा है। और अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखेंगे 37,000 36,500 तक के स्तर भी एक बार हमें देखने मिल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बेरिश डिमांड ही बेरिश आउटलुक ही लग रहा है। जहां तक सोने चांदी की बात है, 25,000 तक के लेवल्स इस साल के अंत तक कुणाल कह रहे हैं कि सोने में देखने को मिल सकते हैं और 37,000 के लेवल्स यहाँ पे चांदी में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का बेरिश आउटलुक निकल कर आ रहा है। लेकिन फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक और हमें बहुत सारे दर्शकों के फोन भी आ रहे हैं, लेंगे उनके सवाल और जानेंगे उन पर एक्सपर्ट्स की राय इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। यहाँ पर अब हम शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। हमारे दोनों ही गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। लेते हैं दिल्ली से चंद्रकांत का सवाल। नमस्कार चंद्रकांत जी, सवाल पूछिए। मैंने 31,950 से 8 लॉट खरीदे हुए हैं जी। तो आपने 7-8 महीने 7-8 महीने हो गए हैं आप, और क्या लंबा बने रह सकते हैं? मैं अब निकलना चाहती हूँ, मेरे को इतना रेट मिल जाएगा? आप निकलना चाहती हैं और आपको इतना रेट मिलेगा या नहीं मिलेगा जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुणाल अक्सर हम देखते हैं कि लोग गलती कर देते हैं ऊंचे भाव पे। यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं उन्होंने खरीद लिया है, तो अब ये किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाए, क्या करे? तो बहुत ऊंचे दाम पे इन्होंने लिया हुआ है।
जी मुझे नहीं लग रहा है कि आपको ये 32,000 के रेट आने वाले 1-1.5 साल में दिखेंगे। वेरी डिफिकल्ट अंटिल अनलेस रूपी बहुत शार्पली डेप्रिशिएट हो जाए 68-69 के जो हमने स्तर देखे थे। ऐसा कोई रूपी में अगर कोई मेजर चेंज होता है देन इट इज पॉसिबल, अदरवाइज आई डोंट सी। गोल्ड में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, आपको कोई भी अभी फिलहाल एक मैक्सिमम यहां से मुझे लग रहा है कि 500 से 600 रुपए की अपसाइड आ सकती है। 29,200-300 मैक्सिमम। आई थिंक यू शुड एग्जिट, यू शुड बुक योर लॉस, बिकॉज आपको रोल ओवर करने के लिए भी कॉस्ट लगेगा। पिछले 3-4 महीने में 3-4 एक्सपायरी से तो बैकवर्डेशन चल रहा है, बट गोइंग फॉरवर्ड अगर ये बैकवर्डेशन भी कम हो जाता है तो आपको और लॉस हो सकता है। सो इफ यू आर होल्डिंग अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स यू शुड बुक द लॉस एंड प्रोबेबली कोई भी राइस पे आप सेलिंग कर सकते हैं। आउटलुक हमें वीक लग रहा है। चलिए, तो यहाँ पे लॉस बुक करके आपको निकलने की सलाह दी जा रही है। 29,200, 29,300 तक के लेवल्स अगर आपको मिलते हैं तो निकल जाइए, और यहाँ पे जो लेवल्स हैं फिलहाल सोने के, यहाँ पर बिकवाली की ही रणनीति बनानी चाहिए, उसी में समझदारी, क्योंकि हम कीमतों में और गिरावट आने वाले वक्त में देखेंगे। लेकिन कुणाल, अब सवाल आता है कि यहाँ पर इनकी तरह कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इतनी ऊंची कीमत पे सोने में निवेश कर रखा है, सोना खरीद रखा है। तो अब जैसे कि आपने कहा कि अगर रुपया डिप्रिशिएट होता है तभी हम 30-31 तक के लेवल्स देखेंगे, क्या यही फैक्टर्स हैं कि इसके अलावा भी आपको लगता है कि 31 तक के लेवल्स रुपए सोने में हमें आते हुए देखने को मिल सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आप मुझे पूछोगे कौन सा ट्रिगर होगा ऐसा जिसके कारण गोल्ड के प्राइसेस फिर से 32,000 हो जाएंगे, इनफैक्ट वर्ल्ड में जैसे हमने 2008 में एक क्राइसिस देखी थी आते हुए, ऐसा कोई क्राइसिस यूएस से या जापान से ऐसा कोई बड़ा क्राइसिस आता है, ऐसे टाइम पे ही गोल्ड के प्राइसेस शूट अप हो सकते हैं। फिलहाल विद द करंट इकोनॉमिक रिपोर्ट्स फ्रॉम द डेवलप्ड इकोनॉमीज हमें नहीं लग रहा है कि कोई क्राइसिस वाला माहौल बन रहा है। इनफैक्ट ऑल द डेवलप्ड मार्केट्स आर स्लोली एंड ग्रेजुअली रिकवरिंग। वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो स्ट्रांग फुटिंग लेते जा रही है। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। अभी फिलहाल तो नहीं लग रहा है कि कोई मेजर नेगेटिव न्यूज आएगी और उसके कारण गोल्ड शूट अप हो जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे जैसे कि हम सब कहते हैं कि गोल्ड सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट है, जब तक उस तरह की इन्वेस्टमेंट डिमांड नहीं आती तब तक कीमतों में हम बढ़ोतरी फिलहाल तो नहीं देखेंगे। अगले दर्शक हैं हमारे मुंबई से, प्रिया है फोन लाइन पे। प्रिया, गुड इवनिंग, सवाल पूछिए। जी गुड इवनिंग कविता जी। एक्चुअली मैं एनसीडी गोल्ड हेज में पैसे लगाना चाहती हूँ, पर जैसे कि इस वक्त देख रहे हैं कि बिड और आस्क में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में क्या ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, और क्या ऐसी स्थिति में इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या ट्रेडिंग करना ठीक रहेगा? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है यहाँ पे कुणाल। मेरे ख्याल से कई दर्शकों को ये सवाल होगा एनसीडीएक्स गोल्ड हेज को लेकर, तो किस तरह से इनको निवेश करना चाहिए या ट्रेडिंग करनी चाहिए? बिड और आस्क में कह रहे हैं कि काफी अंतर है। वेल, वेरी गुड क्वेश्चन। बिड और आस्क ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इट्स वेरी न्यू कॉन्ट्रैक्ट, इट्स गेनिंग मोमेंटम। इसका पॉजिटिव चीज अगर आप देखेंगे, इसका ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है, 200 से 500, 500 से 800, 800 से 1000। सो इट्स वेरी पॉजिटिव फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली फॉर द रिटेलर इज एक्चुअली अ बून, क्योंकि इसमें आपको जैसे मैंने पहले ही समझाया, आपको कोई प्रीमियम या डिस्काउंट देखना नहीं है, सीधा इंटरनेशनल गोल्ड का प्राइस आउटलुक डिसाइड करके यहाँ पे ट्रेड करना है। अगर आप बिड और आस्क की बात करेंगे दैट इज ऑल्सो फेयर। अगर आप फॉर एग्जाम्पल बिड 2 की है और आस्क 9 का है और आप 5 डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रेड हो जाएगा, हमने एक्सपीरियंस किया है। सो आई डोंट थिंक सो यू शुड बी वरीड अबाउट द बिड एंड आस्क कोट। यू शुड इंडल्ज इन टू ट्रेड, और इन्वेस्ट करना मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा। इनफैक्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इसमें कोई भी स्पाइक आती है बिकॉज ऑफ ये रशिया यूक्रेन का कोई इश्यू आ जाता है तो इस पे आप बेचिए। 25,100, 200 ऐसा कोई भी स्तर आते हैं तो इसमें आप एनसीडीएक्स गोल्ड हेज बेचिए, आपको नीचे में फिर से 24,200, 24,000 तक के स्तर दिखा सकता है। प्रिया, बहुत क्लियरली यहाँ पे आपको ट्रेड के लिहाज से ही इसमें एंट्री लेनी है और बिड और आस्क के प्राइस से आप ज्यादा कंफ्यूज ना हुए। चलिए, फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में, और अब लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। महाराष्ट्र से फहीम खान फोन लाइन पे है। नमस्कार फहीम, सवाल पूछिए। हाँ नमस्ते मैडम, अभी सिल्वर में सेल करना है या बाय करना है? सेल क्या पोजीशन है? आपने पोजीशन बनाई हुई है कौन से लेवल पे? नहीं मैडम, अभी बनाना है। अभी बनाना है, तो साफ तौर पे यहाँ पे कुणाल जैसे कि ये पूछ रहे हैं कि इन्हें मेरे ख्याल से बिकवाली की रणनीति बनानी चाहिए। जी हाँ, ऑलरेडी हमने
पिछले 15 दिनों में सिल्वर के प्राइजेस मोर देन 2,500 रुपीज करेक्ट होते हुए देखे हैं। सो अग्रेसिव मत बेचिए यहाँ पे। इनफैक्ट 43,500, 800 मुझे नहीं लग रहा है शॉर्ट टर्म में ये 45,000 के ऊपर जा पाएगा। सो 43,500, 800 के बीच में आप सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं और आपका टारगेट रेट नीचे में 42,000 तक का रहना चाहिए। चलिए, यहाँ बिकवाली की रणनीति बनाइए, यही सलाह आपको कुणाल दे रहे हैं। लेकिन अब ये सवाल खड़ा होता है हेमंत कि अपने पोर्टफोलियो में क्या सोने की तरह आप चांदी को भी रख सकते हैं? इंडस्ट्रियल मेटल है, काफी वॉलेटाइल है, कई बार सोने को फॉलो करती है चांदी, कई बार बेस मेटल्स को भी फॉलो करती है। ऐसे में इसके नेचर को देखते हुए आपको लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग के तौर पर अपने पोर्टफोलियो में आप इसको सजेस्ट करेंगे रखना? देखिए कविता, अगर हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो शायद चांदी में इन्वेस्ट करना बनता है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे ये है कि जैसे अगर हम गोल्ड की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वहां पेपर गोल्ड रिकमेंड करते हैं, स्पेशली जब आप गोल्ड अक्यूमुलेट कर रहे हैं या एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली चांदी में इन्वेस्ट करने के लिए ना आपके पास कोई ऐसे फंड है ना ETF है आपके पास फिलहाल, तो वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम है। अगर किसी भी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली उनको फिजिकल देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस स्टेज पे जब तक इस तरह की ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होती हैं तो मुझे लगता है जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो चांदी से अगर पोर्टफोलियो से दूर रखें। गोल्ड से ही अगर आप 5 या 10% अपना पोर्टफोलियो में रखें तो मुझे लगता है फिलहाल ये सही स्ट्रैटेजी रहेगी। ट्रेडिशनली जो हमारी प्रेफरेंस है सोना, उसी को अपने पोर्टफोलियो में रखे, ये राय दे रहे हैं फाइनेंशियल प्लानर हेमंत सिस्तिगी। और इसी के साथ साथ वक्त हो गया है दोनों ही हमारे मेहमानों से इजाजत लेने का। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया आज इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। और हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार। इन्वेस्टर की तरफ से अगर सोचेंगे तो डेफिनेटली गोल्ड हेज कॉन्ट्रैक्ट बेटर लग रहा है, बिकॉज वो एक जो ड्यूटी को लेकर अनिश्चितता है वो खास करके अगर आप बाई साइड पर रहना चाहते हैं तो गोल्ड हेज कॉन्ट्रैक्ट बेटर रहेगा।